हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो होमवर्क दिए थे क्लास में। उसके अलावा हमने एचसी वर्मा बुक से भी कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनको अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उनको डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ और क्वेश्चन हम सीखेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, उनको भी सॉल्व, बहुत छोटे छोटे ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो क्लास में नहीं हुआ है तो मैंने सोचा एक दो करा देते हैं। और बाकी उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर नंबर 29 और 30 के बीच में मैं दे चुका हूं उसको। ठीक है, तो चलो, एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 61 है। इसमें बोला गया था कि यहाँ पे ए रेडियस का और बी रेडियस का दो स्फेरिकल शेल्स हैं, उसमें फिर क्या करते हैं, सी रेडियस तक, ठीक है, मतलब ए से लेके सी तक डायलेक्ट्रिक भरा जाता है के का। अब अपने को यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट निकालना है कि इक्विवेलेंट कितना होगा। तो बच्चों, यहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है अपने को, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ठीक है, ये फॉर्मूला पता है अपने को। अब इसका यूज करें अगर, तो देखो सबसे पहले कि यहाँ पे R1 R2, तो R1 एक चीज ये देखो, तो एक तो कैपेसिटर होगा ये डायलेक्ट्रिक वाला, इसको हम C1 बोल दें, और एक कैपेसिटर है ये बाहर वाला। ठीक, जिसे याद है, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन मिलता था, मान लो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोल दिया और ये दो प्लेट्स हैं, अब इनका इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मेटल प्लेट नहीं था, लेकिन फिर भी हम क्या मानते थे, इसको एक अलग कैपेसिटर मान लेते थे, इसको एक अलग कैपेसिटर मान लेते थे और दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देते थे। ठीक है, वैसे ही यहां पे भी अपने को करना है। यहां पे क्या होगा, देखो कि ए से लेके सी तक एक अलग कैपेसिटर मान ले, जिसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 की वैल्यू अगर मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा 4 पाई, क्योंकि इसमें डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट, R1 की जगह A और R2 की जगह C, तो A इंटू सी डिवाइडेड बाई यहाँ पे C माइनस A, ये C1 हो गया। उसी तरीके से C2 कैलकुलेट करोगे तो क्योंकि यहाँ पे कोई डायलेक्ट्रिक नहीं है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 R2 की जगह अगर रखें तो R1 की वैल्यू हो जाएगी C और R2 की वैल्यू हो जाएगी B, तो यहाँ पे C इंटू बी डिवाइडेड बाई B माइनस C। ठीक है, तो ये C1 और C2 आ गए। अब इनका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन किस लिए, ये दो स्फेरिकल सेल्स है। ठीक, इनको जब आप बैटरी से कनेक्ट करोगे, जैसे मान लो इनर वाले को आपने बैटरी से कनेक्ट किया और आउटर वाले को पॉजिटिव नेगेटिव से, अब यहां पे आप देखोगे कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक, तो ये क्या होगा कि इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो बराबर होगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के, इसलिए इनको सीरीज में मानते हैं। तो सीरीज में मानेंगे तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन या C माइनस A। ठीक है, तो C माइनस A डिवाइडेड बाई 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट AC प्लस 4 यहाँ पे B माइनस C डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C इंटू B। ठीक, तो ये आ गया, तो 1 अपॉन C, अब इसको आगे आप ऐड करके निकाल लीजिएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद फिर चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 शेल्स दिए हुए थे और इनका इक्विवेलेंट निकालना था, तो एग्जैक्टली पिछला वाला ही क्वेश्चन हो गया। इसमें इनके बीच का A और B वाले के बीच का कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं और B और C वाले के बीच का कैपेसिटेंस C2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू हो जाएगी, देखो C1 की वैल्यू हो गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू बी डिवाइडेड बाई B माइनस A, और C2 की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C इंटू बी डिवाइडेड बाई C माइनस B, ये C1 C2 की वैल्यू हो गई। और क्योंकि ये सीरीज में है तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 कर दीजिएगा। ठीक, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके अगले पार्ट में बोला गया क्वेश्चन नंबर, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 63 है, 63 जो है एक तरीके से 62 का ही अगला पार्ट है।
अब इन्होंने क्या बोला है, दो शेल के बीच का जो स्पेस है उसको एक के डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट बताइए। तो करना बच्चों कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला लगेगा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अंतर यह है कि यहाँ पे अब C1 की वैल्यू आप लिखोगे 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट A इंटू बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और C2 की वैल्यू लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B इंटू सी डिवाइडेड बाई सी माइनस बी। ठीक है, और इसको ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद फिर हमने, ये तो स्फेरिकल वाले क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद हमने आपको एक 66 क्वेश्चन दिया था। ठीक, तो 66 वाले क्वेश्चन में क्या खास बात थी कि यहाँ पे बोला था कि भाई एक 66 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, एक कैपेसिटर प्लेट है। ठीक है, अब उसके बीच में क्या किया जा रहा है कि डाइलेक्ट्रिक को, मतलब एक तो ये चीज है कि क्लैंप कर दिया गया, क्योंकि कैपेसिटर का प्लेट अगर डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से डाइलेक्ट्रिक भी कैपेसिटर प्लेट पे भी फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए कि आप डाइलेक्ट्रिक को इस तरीके से इंसर्ट करने जा रहे हो इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में, तो कैपेसिटर इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है तो ये कैपेसिटर पे भी उधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको कैपेसिटर को पकड़ के रखना होगा कि ताकि वो उधर की तरफ ना भागे, इसीलिए बोला गया है कि इसको क्लैंप कर दिया गया। ठीक, तो इसका पूरा लेंथ जो है L है। ठीक है, और क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे एक तो ये कि विड्थ ऑफ ईच प्लेट इज B। ठीक, लेंथ L है और विड्थ B है, इसका मतलब पीछे की तरफ ये प्लेट B लेंथ गया हुआ है। ठीक, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया हो गया बच्चों L इंटू बी के बराबर। ठीक, अच्छा उसके बाद फिर बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक ब्लॉक को लटका देते हैं उस डाइलेक्ट्रिक से, और फिर अपने से पूछा गया है कि वहां पे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m फॉर विच डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल स्टे इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से लगेगा। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे इसको एक पुली के थ्रू, ठीक है, यहां से m मास अटैच कर दिए। ठीक, तो अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते हो, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहां पे तो लगा फोर्स जो कि बराबर होगा, इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो हमने आपको जो विड्थ ली थी वो A लिया हुआ था। ठीक है, हमने आपको ये एग्जैक्ट जो फॉर्मूला बताया था वो ये था 1/2 एप्सिलॉन नॉट A d k-1 v स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे तो A हमने प्लेट का लेंथ, मतलब कि प्लेट का विड्थ माना हुआ था, यहां पे प्लेट का विड्थ दिया हुआ है B के बराबर। ठीक है, तो ये B हो गया। उसके अलावा इधर की तरफ फोर्स लग रहा है जो कि है mg के बराबर। अब इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये दोनों फोर्सेज आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब mg इक्वल टू यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट b डिवाइडेड बाई 2d k-1 v स्क्वायर। ठीक, तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट b k-1 v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d g के बराबर। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद फिर देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब K1 K2 के जो हैं वो दो कैपेसिटर के बीच में रखे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 देखो, तो यहां पे प्लेट्स इस तरीके से हैं। अच्छा, दो डिफरेंट कैपेसिटर है। ठीक है, तो यहां पे दो कैपेसिटर बनाते हैं, एक कैपेसिटर ये हो गया और ये कैपेसिटर। ठीक, और इनके बीच में जो है वो डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक जो है वो K1 K2 है। अच्छा, एक चीज और कि जो फोर्स होता है वो इस कैपेसिटर प्लेट के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, तो वो जो L1 L2 दिया हुआ है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को इस तरीके से रख दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो डाइलेक्ट्रिक को ऐसे
रखा गया है। अब इधर की तरफ है K1 और ये है K2, ठीक। और उसके अलावा L1 L2 लेंथ है, बैटरी जो है वो E1 E2 पोटेंशियल का बैटरी हमने अप्लाई किया हुआ है, ठीक। तो जैसे कि मान लो बच्चों, यहाँ पे एक तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, F1 बोल देते हैं, और एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा F2, ठीक। F1 फोर्स लगाएगा ये वाला कैपेसिटर और F2 फोर्स लगाएगा इस डाइलेक्ट्रिक पे ये वाला कैपेसिटर। तो दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होने चाहिए, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो दोनों फोर्सेज आपस में बराबर, तो यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, यहाँ पे K-1 इंटू E स्क्वायर, ठीक है। तो E1 स्क्वायर, ये फोर्स हो गया एक स्लैब पे, एक साइड। दूसरे साइड कितना, तो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D K-1 E2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे K1 था और ये K2 बोल देता है। तो देखो सारे कांस्टेंट कैंसिल हो गए, यहाँ पे E1 बाई E2 की वैल्यू बची K2-1 डिवाइडेड बाई K1-1 और पूरे का अंडर रूट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा खतरनाक था, बाकी था इसमें कुछ नहीं, ठीक। चलो फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 का डायग्राम सबसे नीचे बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 में क्या बोला गया, इसमें ये बोला जा रहा है कि कैपेसिटर प्लेट्स हैं, उनके बीच में देखो एक डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं, और ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो है A/2 दूरी, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक A/2 लेंथ पहले से ही A लेंथ पहले से अंदर है, ठीक है। तो ये A लेंथ पहले से ही अंदर है ये डाइलेक्ट्रिक। अब क्या है, अच्छा इसका मतलब कितना लेंथ ये डाइलेक्ट्रिक का बाहर है, तो ये बाहर है L-A लेंथ। ये बात समझ में आई। अब देखो, अब ये बोला जा रहा है कि पहले तो ये प्रूफ करिए कि ये जो डाइलेक्ट्रिक होगा ये ऑसिलेशन करेगा, ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन करेगा, ठीक। तो पीरियोडिक मोशन अपने को देखना है, तो देखो सबसे पहले आप ये सोचो कि जब डाइलेक्ट्रिक यहां पे पड़ा हुआ है तो फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लगा, और ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है अंदर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, फोर्स पता है अपने को, ठीक। तो ये जो फोर्स F लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कांस्टेंट है, इसलिए डायरेक्ट आप S = UT ½ AT² भी लगा सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। अच्छा एक स्टेज आएगा जब ये पूरी तरीके से ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर बीच में आने के बाद, क्योंकि तब तक ये वेलोसिटी गेन कर चुका है, ये जब बाहर निकलेगा तो फिर स्लैब के ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगना शुरू करेगा पीछे के डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में अगर डायग्राम बनाए तो देखिए डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये प्लेट्स हैं, और फिर उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने A लेंथ अंदर डाल के डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो ये A लेंथ है, ये लेंथ होगा L-A। मतलब अभी डाइलेक्ट्रिक जो है वो कितने देर तक एक्सेलरेट करेगा, कितने दूर तक, L-A दूर तक, ठीक है। उसके बाद फाइनली डाइलेक्ट्रिक पूरा अंदर आ जाएगा, तो उस इंस्टेंट पे उस डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स 0, क्योंकि पूरी तरीके से वो अंदर आ चुका है। अब जैसे ही तब तक वेलोसिटी के कारण वो और बाहर निकलेगा, तो उसका डायग्राम ऐसे होगा, देखिए। अब जब डाइलेक्ट्रिक को आप बाहर लेके जाओगे, ठीक है, अब इसके ऊपर बच्चा फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ, ठीक है। तो फाइनली ये L-A लेंथ बाहर था, तो ये जा भी कितना पाएगा इधर की तरफ, L-A लेंथ, ठीक है, इतना ही ये बाहर जा पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये A लेंथ जो होगा वो अंदर रहेगा, ठीक। तो फाइनली L-A लेंथ एक्सेलरेट किया है और L-A लेंथ डिसेलरेट किया है, ठीक है। तो जितना टाइम इसको देखो, यहाँ पे 0 से
इस वेलोसिटी तक आने में जितना समय लगेगा, या फिर जीरो से रेस्ट से स्टार्ट किया है तो रेस्ट से ये L-a डिस्टेंस कवर करने में जितना ये समय लेगा उतना ही समय ये यहां से L-a डिस्टेंस बाहर निकलने में भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जाके इसकी जीरो हो रही है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये टाइम निकाल लें L-a टाइम, ठीक है, L-a दूरी चलने का समय, और उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फोर्स, तो फोर्स बच्चा हो गया 1/2, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अच्छा, A यहाँ पे ना लेके, क्योंकि A अलग चीज के लिए यूज किया गया है, तो ये स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है, द प्लेट ऑफ कैपेसिटर हैव प्लेट एरिया A एंड क्लैम्प्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है। तो इसका मतलब विड्थ कितना हो जाएगा, ठीक है, तो एरिया A है, लेंथ L दिया हुआ है, तो विड्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा A/L। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, जो विड्थ हम लिख रहे थे ना, ठीक है, उसकी जगह हम लिखेंगे कैपिटल A डिवाइडेड बाई L। क्लियर है? उसके बाद फिर K-1 V स्क्वायर, ठीक, और ये 2D, और नीचे, अच्छा ये अपने पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया, तो मतलब एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे m आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में यूज करता हूं। s कितना चाहिए अपने को, L-a, ठीक है, इतना डिस्प्लेसमेंट अपने को डायलेक्ट्रिक को कराना है इसके अंदर भेजने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर u की वैल्यू 0, हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, ये t निकाल लेते हैं, तो t की वैल्यू बच्चों हो गई 2L-a, ठीक है, 2 अच्छा ये एक्सेलरेशन को मैं चलो डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, तो 2L-a डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन, ठीक, और पूरे का फिर अंडर रूट, ये आ गया। अब इसके बाद फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो टोटल टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम तो लगना है 2 इंटू टी के बराबर। ये टाइम है एक साइड से अंदर जाने का, दूसरे साइड बाहर भी निकलना है, ठीक है। तो ये जो चीज है, देखो एक तो पीरियोडिक मोशन समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, कि जब आपने डायलेक्ट्रिक को छोड़ा तो डायलेक्ट्रिक एक तो यहां तक आया, ठीक, फिर उसके बाद अब डायलेक्ट्रिक को ये वापस खींच रहा है, ठीक है, तो फिर डायलेक्ट्रिक फिर वापस आएगा। इसका मतलब ये टाइम आप निकाल लीजिए और इस टाइम को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये टाइम आपने यहां से बीच तक का निकाला है, उसके बाद फिर ये बाहर निकलेगा, फिर अंदर आएगा, फिर इधर जाएगा। इसका मतलब ये जो टाइम निकाला है आपने 1/4 टाइम है। इसका मतलब टोटल टाइम पीरियड आप निकालोगे तो ये 4 इंटू टी हो जाएगा। क्लियर है? तो 4 इंटू टी हो जाएगा, तो ये वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे, देखिए, तो टोटल टाइम की वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 2 इंटू L-a, ठीक, और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं, तो एक्सेलरेशन है बच्चों एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A K-1 V स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2D इंटू m, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड है। अब इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 बाहर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 8 रूट के अंदर L-a, dm ऊपर चला गया, d इंटू m डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट a K-1 इंटू v स्क्वायर, ठीक है, ये चीज आ गया। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए एचसीवी के लास्ट के जो क्वेश्चन थे, ठीक है। शुरू वाले तो लगभग मैंने क्लास में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए थे, ठीक है। ये जो लास्ट के क्वेश्चन थे, इनमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि बच्चों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है कि लास्ट के क्वेश्चन होंगे कठिन होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता एचसीवी के अंदर, ठीक है। आप एकदम, अगर बीच में भी आपको कठिन क्वेश्चन मिल सकता है, लास्ट में भी मिल सकता है,
तो एक मन से आप पूरे शुरू से लेके लास्ट तक सारे क्वेश्चन को कायदे से सॉल्व करिएगा जरूर, हर एक चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमने एचसीवी का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला जो मतलब क्लासेस शुरू किया है, वो आगे के बाकी के चैप्टर्स में भी हम स्टार्ट रखेंगे। उसमें ये रहेगा कि जो भी शुरू से लेके लास्ट तक जो भी क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे मेरे को जिसमें आप बहुत सारे डाउट पूछ रहे हो, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। चलो, अब एक चीज मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था ब्रेकडाउन वोल्टेज का। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या था कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक जो होता है उसके अंदर डाइपोल्स होते हैं, ये चीज बताया हुआ था। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, ठीक है, तो जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर की तरफ लगा दी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो डाइपोल्स होंगे ये ऐसे अरेंज कर जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्जेस इस तरीके से अरेंज हुए हैं, डाइपोल्स अपने आप को ऐसे अलाइन कर लिए हैं कि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया। लेकिन एक चीज सोचो कि जब ये डाइपोल है जिसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लगा के रखा हुआ है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि इस डेल्टा पॉजिटिव पे इधर फोर्स लगेगा और इस डेल्टा नेगेटिव पे इधर फोर्स लगेगा, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ज्यादा आप कर दोगे तो उसकी वजह से ये जो बॉन्ड है एटम एटम के बीच का वो ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं HCl का एक एग्जांपल लेता हूँ, HCl मॉलिक्यूल का, तो Cl माइनस और H के ऊपर डेल्टा प्लस। अब क्या होगा कि अगर मान लो इसमें ऐसे बना ले, Cl के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, तो क्या होगा कि इस Cl माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे फोर्स लगाएगा, H प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे फोर्स लगाएगा, ठीक है। और तुरंत फिर उसके बाद क्या होगा कि Cl माइनस अलग सेपरेट हो जाएगा, H प्लस अलग सेपरेट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, कैपेसिटर के अंदर क्या होता था कि कैपेसिटर प्लेट के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक भरते थे और कैपेसिटर प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इस तरीके से आते थे, Q और Q, ठीक। अच्छा, ये नेगेटिव आके इससे क्यों नहीं मिलके न्यूट्रलाइज हो जाता था, क्योंकि बीच का जो मीडियम था वो या तो वैक्यूम होता था और या फिर हम डाइलेक्ट्रिक अगर भरते थे तो डाइलेक्ट्रिक का पहला पॉइंट मैंने लिखाया था कि डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आके इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलके न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, क्लियर है बात, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गया तो उस केस में इस तरीके से जो भी आप डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल हैं अंदर वो आयंस में टूट जाएंगे, और आयंस एक बार आ गया तो ये मीडियम का ब्रेकडाउन हो गया, जिसकी वजह से मीडियम कंडक्टिंग हो गया, और ये जो चार्जेस हैं डाइलेक्ट्रिक के वो आपस मतलब कि कैपेसिटर के वो न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, ठीक है, और साथ में डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरा खराब हो गया, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक, कैपेसिटर आपका खराब हो गया, जल गया, ठीक। तो क्वेश्चन इस टाइप के फ्रेम किए जाते हैं जिसमें क्या दिया जाता है कि अच्छा, एक चीज और यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बेसिक चीज मैं बता दूं कि मटेरियल के लिए जैसे मान लो कि आपको ब्रेकडाउन दिया हुआ है कि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको बताया हुआ था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ मीडियम कैन विथस्टैंड, ठीक। इसका मतलब कि वो मैक्सिमम फील्ड जिसपे मीडियम का ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है। मीडियम का ब्रेकडाउन हो गया तो वो फिर वही उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है कि इतने तक मीडियम खड़ा रह रहा है, उसके बाद फिर मीडियम का ब्रेकडाउन हो जा रहा है, ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए अगर मान लो एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि एक कैपेसिटर है, उसको हमने एक बैटरी लगा दिया, ठीक, बैटरी V वोल्ट की है, इनके बीच का सेपरेशन D है, और साथ में ये डाइलेक्ट्रिक भर दिया हमने, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक। उसके बाद फिर दूसरा कैपेसिटर जिसका सेपरेशन 2D कर दिया, सेम प्लेट एरिया है, तो 2D कर दिया है, इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या हो गया होगा, आधा हो गया होगा। ये अगर C0 है तो ये वाला 2 C0/2। अब देखो इसको भी सेम V वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक जो है इन दोनों का सेम मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक का सेम मटेरियल,
ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है कि इफ v इंक्रीजेस, ठीक है, तो इफ v इंक्रीजेस देन पहला ऑप्शन है, बताना कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले किसका ब्रेकडाउन होगा? ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ये ए कंडीशन बोल देते हैं और ये बी बोल देते हैं। ठीक है, ब्रेकडाउन will occur in both simultaneously। ठीक है, इसका मतलब दोनों में क्या एक साथ ब्रेकडाउन हो जाएगा? ब्रेकडाउन समझ गए? ब्रेकडाउन का मतलब जब डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। ठीक है, दूसरा है, ठीक है, ब्रेकडाउन विल अकर इन ए फर्स्ट। ठीक, और तीसरा ऑप्शन है ब्रेकडाउन विल अकर इन बी फर्स्ट। ठीक, तो ये चीज है। तो यहां पे तीन ही ऑप्शन में देता हूं। तीसरा ऑप्शन किसका है? तीसरा ऑप्शन यहां पे लिख दे रहा हूं, ब्रेकडाउन इन बी। इसको पूरा आप लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कि दोनों में साथ में होगा, दूसरा ए में पहले ब्रेकडाउन हो जाएगा और तीसरा है ब्रेकडाउन बी में पहले होगा। ठीक है, एक बार खुद से सोचो इसके सॉल्यूशन पे क्या होना चाहिए आंसर। तो देखो बच्चा, यहां पे दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम, तो वोल्टेज सेम है, लेकिन यहां पे आप देखोगे यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? V बाई डी के बराबर, और यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है V बाई 2D के बराबर। ठीक है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। ठीक है, दोनों का V बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जस्ट डबल है। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है ना, आधा है, तो इस वजह से सबसे पहले डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसका अचीव होगा? इस वाले में। ठीक है, तो आप सेम वोल्टेज लगा रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कैपेसिटर के अंदर एक के अंदर आधा हो गया, तो इस वजह से ये कैपेसिटर ज्यादा सेफ है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले ब्रेकडाउन किसका होगा? ए वाले केस का सबसे पहले ब्रेकडाउन होगा, इसका मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, चलो इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको कैपेसिटर का जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये कैपेसिटर दे दिया गया, एक 6 माइक्रोफैराड का है, एक 3 माइक्रोफैराड का है। ठीक है, तो एक 6 माइक्रोफैराड का, एक 3 माइक्रोफैराड का दे देते हैं, और इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका दे दिया हमने 10 वोल्ट। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दे दिया है 30 वोल्ट। ठीक है, अब आपको पता करना है फाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सिस्टम। इसका मतलब ये क्वेश्चन का मतलब देखो कि ये जो 6 माइक्रोफैराड का है इसको आप 10 वोल्ट से ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये 3 माइक्रोफैराड का 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसके ऊपर वोल्टेज। अब आप इनको सीरीज में यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम इसके अक्रॉस कितने वोल्ट की बैटरी आप लगा सकते हो। ठीक है, ताकि इन दोनों कैपेसिटर में से कोई भी कैपेसिटर ना जले। ठीक है, तो 6 माइक्रोफैराड और ये हो गया 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये क्वेश्चन है दिया हुआ। ठीक है, एक बार स्क्रीन को पॉज करो और सोचो इसके ऊपर कैसे होना चाहिए क्वेश्चन। देखो मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले ये 6 माइक्रोफैराड पे मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? 10। मैक्सिमम वोल्टेज आप 10 दे सकते हो। 10 से ज्यादा दोगे तो इसके अंदर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कि इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसी तरीके से इसके क्रॉस 30 वोल्ट से ज्यादा दोगे तो इसके अंदर का मटेरियल का ब्रेकडाउन हो जाएगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक, तो जरा बताओ इस वाले कैपेसिटर पे Q मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? मतलब मैक्सिमम चार्ज इस कैपेसिटर पे कितना दे सकते हो? 6 × 10, इसका मतलब 60 माइक्रोकूलम।
60 माइक्रोकूलम से ज्यादा इस कैपेसिटर पे चार्ज आ गया तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद फिर यहां पे अगर बात करें तो ये 3 माइक्रोफैराड पे आते हैं, तो इसके ऊपर कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हो, तो ये क्यू मैक्स हो गया बच्चों 3 इंटू 30, इसका मतलब 90 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब देखो कि अगर हम क्या करें, सीरीज में ये दो कनेक्टेड हैं तो दोनों पे चार्ज तो सेम होना चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पे 60 हो दूसरे पे 90 हो। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 60 इस पे दे सकते हो, इस पे मैक्सिमम 90 दे सकते हो, और कंडीशन है कि दोनों को बराबर मिलना चाहिए। इसका मतलब दोनों सुरक्षित रहे, इसलिए दोनों पे आप चार्ज कितना मैक्सिमम दोगे, 60 और 60। तो ये 60 इस पे दोगे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, 60 तक है, और इसको तो प्रॉब्लम 90 से ज्यादा पे है, तो 60 लेके ये भी खुश रहेगा। इसका मतलब दोनों कैपेसिटर पे सेफ्टी के लिए कितना चार्ज होना चाहिए, 60 और 60 माइक्रोकूलम और 60 माइक्रोकूलम। इतना देते हो तो इसके ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों आराम से इस चार्ज को झेल लेंगे। ठीक, तो अब इसके बाद आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालना है, तो या तो आप इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल के ऐड कर दो तो पता चल जाएगा कि कितने वोल्ट की बैटरी आप लगाओगे, या तो फिर इसके इक्विवेलेंट के अक्रॉस ही निकाल लो सीधे। ठीक है, तो जैसे कि 6 और 3 का कितना होता, 2। देखो इसको पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको कायदे से बता दे रहा हूं, तो ये 6 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, और फिर उसके बाद बैटरी हमने लगा दिया ई वोल्ट का। चार्ज कितना पता कर चुके हैं, 60 माइक्रोकूलम और 60 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद फिर तो यहां पे हो जाएगा 60/6 कितना हो गया, ये 10 वोल्ट। यहाँ पे 60/3 ये कितना हो गया, 20 वोल्ट। इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी, 30 वोल्ट। तो इस पूरे सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो 30 वोल्ट है। 30 वोल्ट से ज्यादा अगर आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो इस समय 60 ही स्टोर करके रखे हुए, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 90 तक जाने की, लेकिन ये वाला ब्रेकडाउन कर जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 30 कैलकुलेट करना था तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि 2 के ऊपर 60 चार्ज है तो इक्विवेलेंट पे भी 60 चार्ज होगा, 60 माइक्रोकूलम, और इसका इक्विवेलेंट आएगा कितना, 6×3 का 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, और बैटरी अपने को निकालनी है, तो कितना होगा 60/2, इसका मतलब 30 वोल्ट के बराबर। समझ में आई बात। ठीक, चलो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, करके बताओ कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखो, वही है फाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सिस्टम। ठीक, तो ये है 6 माइक्रोफैराड, बच्चा 6×3 का 2 होता है, या फिर चलो कुछ 6 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, तो 12 और 6 का 4 और 4 का 2, तो चलो 4 माइक्रोफैराड। ठीक, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हम दे देते हैं, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10 वोल्ट, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 5 वोल्ट। ठीक है, 5 नहीं, इसको भी 10 बोल देते हैं। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है मान लेते हैं इसका 5 वोल्ट। चलो ठीक है, अब अपने को पूरे सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालना है, ये तीनों जो हैं वो सीरीज में है। ठीक, अब इसका देखते हैं, तो देखो सॉल्व करना शुरू करता हूं, आप मेरे से पहले स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो इस पे बच्चा क्यू मैक्स कितना मिलेगा 6 माइक्रोफैराड वाले पे, तो ये हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम। इस पे क्यू मैक्स कितना मिला 12 माइक्रोफैराड वाले पे, तो ये हो गया 120 माइक्रोकूलम। और इस पे कितना मिलेगा 4 माइक्रोफैराड, तो इस पे हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है, तो पूरा कॉम्बिनेशन अलग अलग चार्ज तो रख नहीं सकता, रखेगा सब इक्वल चार्ज। ठीक, तो सबसे कम चार्ज किस पे है 4 माइक्रोफैराड पे, इसका मतलब इन तीनों पे 20 माइक्रोकूलम चार्ज आप दोगे। ठीक है, तो तीनों पे 20 माइक्रोकूलम चार्ज दोगे, इसका मतलब कंडीशन ये होगी कि तीनों पे 20 से ज्यादा चार्ज आप नहीं दे सकते। 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम हो गया, और ये 20 माइक्रोकूलम।
ठीक, ये मैं डायग्राम बनाने के लिए आपको पूरा शो कर रहा हूं, अदरवाइज आंसर वहीं से निकल जाता। आंसर कैसे निकल जाता, देखो जब पता चल गया कि इन तीनों पे 20, तो इन तीनों का जो सीरीज इक्विवेलेंट होता उस पे भी चार्ज कितना होता, 20 के बराबर। तो चार्ज हो गया 20 माइक्रोकूलम, तीनों का इक्विवेलेंट कितना, 12 6 का 4, 4 4 का 2, तो 2 माइक्रोफैराड। इसका मतलब बताओ ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना हो गया, 10 वोल्ट के बराबर। ठीक है, ऐसे भी निकाला जा सकता है। ठीक, तो जैसे कि ये हो गया 6 माइक्रोफैराड, ये 12 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड। या तो आप इन तीनों के क्रॉस इक्विवेलेंट, मतलब कि तीनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालिए और तीनों को जोड़ दीजिए, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इन सब का इक्विवेलेंट एक बार में ड्रॉ कर लीजिए जो कि 2 माइक्रोफैराड आएगा, और फिर बैटरी है और यहाँ पे चार्ज कितना, 20 माइक्रोकूलम। इसका मतलब कि यहाँ पे आप बैटरी कितना लगा सकते हो, मैक्सिमम 10 वोल्ट का। तो ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया। पैरेलल वाला बहुत आसान है। पैरेलल वाले में तो डायरेक्ट आप देख सकते हो कि अगर मान लो कि 2 या 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लो 2 वोल्ट है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 वोल्ट है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है। C1 C2 C3 कुछ भी रहे, अपने को मतलब नहीं। ठीक है, कैपेसिटेंस बस ये पता है कि भाई इनकी C1 C2 C3 की वैल्यू कुछ भी रहे, ब्रेकडाउन वोल्टेज ये दिया हुआ है। अच्छा, ई वोल्ट की बैटरी लगाते हो तो तीनों को तो सेम पोटेंशियल मिलेगा। ठीक, तो इसका मतलब कि अगर आप 5 वोल्ट लगा देते हो बैटरी, तो 5 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो ये तो बच जाएगा, लेकिन ये दोनों उड़ जाएंगे क्योंकि दोनों को 5 वोल्ट मिल गया। ठीक, 3 वोल्ट की बैटरी लगा देते हो, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये उड़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम आप कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकते हो, 2 वोल्ट की। तो सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा, 2 वोल्ट। तो पैरेलल में तो बहुत चीजें आसान है, डायरेक्ट ये आपको देखना है कि किसका ब्रेकडाउन वोल्टेज सबसे कम है, उससे ज्यादा बैटरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो खैर पैरेलल वाला मैं नहीं बता रहा। ठीक, अब एक क्वेश्चन और करा देते हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिए। देखो क्वेश्चन ये है कि 6 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और फिर उसके बाद 2 माइक्रोफैराड दे देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड है और ये 6 माइक्रोफैराड है। ठीक है, और ये पूरा ये सेटअप, ठीक है, ये आपस में पैरेलल में है। इनका ब्रेकडाउन वोल्टेज, सबका ब्रेकडाउन वोल्टेज ही मैं दे रहा हूं 10 वोल्ट, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 12 वोल्ट और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 8 वोल्ट। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लिया 6 और 6 है ना, तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लेते हैं बच्चा यहाँ पे 12 वोल्ट मान लिया। ठीक है, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लिया 10 वोल्ट, इस तरीके से। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करना है, इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, मतलब सॉरी इक्विवेलेंट नहीं, ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालना पूरे सिस्टम का। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कायदे से सॉल्व करिए। देखिए, तो 6, 3 और 2, तो आप पहले तो ये देखते हैं कि इस पे चार्ज कितना हो सकता है, 60, इस पे चार्ज 36 और इस पे चार्ज 16। मतलब कि तीनों को सेफ रखना है तो चार्ज कितना होना चाहिए, 16 माइक्रोकूलम, जो सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे कम वाला चार्ज लेते हैं। तो इसका मतलब तीनों पे अपने को ये पता चल गया कि चार्ज 16, तो इसलिए इनका इक्विवेलेंट ही मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर देता हूं। तो 6 3 2, इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, 6 3 का 2, 2 2 का 1 माइक्रोफैराड। और इस पे चार्ज मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, समझ में आई बात, ये चार्ज वाली। ठीक है, देखो कैसे हम चार्ज बोल रहे हैं, ये जो है बच्चा, इसके ऊपर आप कितना चार्ज दे पाओगे। देखो 6 माइक्रोफैराड है तो 60 माइक्रोकूलम, तो इस पे चार्ज हो गया 60। इस पे कितना दे सकते हो, 3 इंटू 12 36, और इस पे दे सकते हो 8 इंटू 2 16। तो तीनों को सेफ रखना है तो चार्ज कितना दे पाएंगे, 16। तो इसलिए यहाँ पे 16 माइक्रोकूलम बोल दिया। ठीक, अच्छा उसके बाद फिर नीचे वाले कैपेसिटर की बात करते हैं। तो नीचे वाले कैपेसिटर पर देखो, यहां पे चार्ज कितना दे सकते हैं, 72। ठीक है, तो बच्चा यहां का चार्ज हो गया 72,
यहां पे चार्ज कितना 10 इंटू 6 60 के बराबर। इसका मतलब यहां पे आप चार्ज कितना दे सकते हो 60 के बराबर। तो इसका मतलब 6 और 6 का इक्विवेलेंट 3, तो 3 माइक्रोफैराड बोल के चार्ज 60 माइक्रोकूलम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो मैक्सिमम चार्ज इस पे देते हो, देखो इस पे 60 से ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते, इस पे 16 से ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते। ठीक, इसका मतलब इस वाले ब्रांच के लिए, अपर ब्रांच के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज है कितना 16/1 16 वोल्ट। ठीक, इस लोअर ब्रांच के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, तो इस लोअर ब्रांच के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया 16/60/3, इसका मतलब 20 वोल्ट। ठीक, तो बताओ 16 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो ये ऊपर वाला ब्रांच जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर 20 वोल्ट से ज्यादा रखेंगे तब नीचे वाला ब्रांच जो होगा वो उसका ब्रेकडाउन होगा। तो इसका मतलब जो बैटरी आप लगाओगे बच्चों, वो कितने वोल्ट का मैक्सिमम लगाओगे, वो लगाओगे आप 16 वोल्ट का मैक्सिमम। ठीक, तो इसका मतलब पूरे सिस्टम का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो 16 वोल्ट होगा, क्योंकि 16 वोल्ट से ज्यादा रख दिए, ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन कर जाएगा ना इसमें। और इसमें से भी कौन सा कैपेसिटर सबसे पहले ब्रेकडाउन करेगा, ये वाला 2 माइक्रोफैराड वाला, क्योंकि इसी के हिसाब से यही सबसे कमजोर कड़ी है इन 3 सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसी का ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब किसी का चार्ज सबसे कम आया है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे अगर सीरीज और पैरेलल आते हैं तो। ठीक है, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने अच्छे से कैपेसिटर में कर लिए, क्वेश्चन को डिस्कस भी कर लिया। ठीक है, और बच्चों ये यकीन मानो कि अगर आप मन लगा के लेक्चर को कर रहे हो और एक एक चीज आप समझते हुए चल रहे हो, ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंस सकता है यहाँ पे। ठीक है, जो एडवांस वाला टेस्ट होने वाला है उसका आपको एक वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे ही आप टेस्ट दोगे आप साइट पे जाके देखोगे लेक्चर लाइव हो चुका रहेगा, जिसमें मैंने 1 घंटे के अंदर, ठीक है, वो पूरा आपको समझाते हुए, ठीक है, जितना भी एक घंटे का जो पेपर है उसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, समझाते हुए। तो वहां पे आप उसके सोल्यूशन को रेफर कर सकते हो। नीट वाले बच्चों के लिए भी नीट का लेक्चर अलग से रहेगा वहां पे, ठीक है, पूरा पेपर को डिस्कस करते हुए। ठीक, तो इस चीज को आप अच्छे से तैयार करिए। बेस्ट ऑफ लक आपके टेस्ट के लिए। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।